हेलो एंड वेलकम एवरीवन। आज की इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे ग्रोथ कर्व एंड न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट ऑफ बैक्टीरिया। देखो बेसिकली ग्रोथ कर्व क्या है कि बैक्टीरिया जो है वो किस तरीके से अपने मीडियम के अंदर मल्टीप्लाई होता है। तो जिस तरीके से आप यहाँ पर ग्रोथ कर्व को देख सकते हैं, सबसे पहले ग्राफ के अंदर जो वाई एक्सिस है उसके ऊपर नंबर ऑफ सेल्स को दर्शाया गया है और एक्स एक्सिस के ऊपर टाइम को दर्शाया गया है, यानी कि कितने टाइम के अंदर नंबर ऑफ सेल्स कितनी इंक्रीज हो रही हैं। अब यहाँ पर चार जो फेजेस हैं वो आप देख सकते हैं। सबसे पहले लेग फेज। देखो लेग फेज जो है वो हमेशा प्रिपरेशन वाली फेज होती है, यानी कि इस टाइम पे बैक्टीरिया प्रिपेयर कर रहा होता है, जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें उसको चाहिए उसको ग्रो करवाने में लगा रहता है। इस टाइम पर कोई भी सेल डिवीज़न देखने को नहीं मिलता है, नंबर ऑफ सेल्स में इंक्रीमेंट नहीं देखने को मिलता है। फिर सेकेंड फेज आती है विच इज़ एक्सपोनेंशियल और लॉग फेज, जिसमें आप वैसे भी देख सकते हैं कि पर्टिकुलरली जो नंबर ऑफ सेल्स जो हैं वो किस तरीके से इंक्रीज हुई हैं, इसीलिए इसको एक्सपोनेंशियल बोला है, यानी कि नंबर ऑफ सेल्स जो है वो एक्सपोनेंशियल रेट से बढ़ रही हैं। अब आफ्टर टाइम अगर एक ही मीडिया के ऊपर अगर कोई बैक्टीरिया ग्रो कर रहा है तो ऑब्वियस सी बात है कि वहाँ पर न्यूट्रिएंट्स जो है उनकी कमी देखने को मिलेगी, और वो बैक्टीरिया वहाँ पे इतने सारे प्रेजेंट हैं तो उनके द्वारा टॉक्सिक सब्सटेंसेस भी रिलीज किए जाते हैं। तो उस कंडीशन में एक स्टेशनरी फेज आती है। स्टेशनरी फेज मतलब वो वाली फेज जहाँ पर डेड सेल जो है वो लिविंग सेल के इक्वल होंगी, यानी कि यहाँ पर ग्रोथ नहीं देखने को मिलेगी, यहाँ पर एक कांस्टेंट रेट देखने को मिलेगी। और उसके बाद में जब बहुत ज़्यादा अमाउंट में यहाँ पर न्यूट्रिशन की कमी देखने को मिलती है तब लास्ट में आती है डेथ फेज, जिसे हम डिक्लाइन फेज भी बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पर ऑटोलाइसिस होने लग जाता है। ऑटोलाइसिस का मतलब होता है सेल्फ बस्ट होना। ऑटोलाइसिस जहाँ पर भी होगा वहाँ पर हमेशा टोटल काउंट ऑफ सेल जो है वो हमेशा लिविंग सेल्स के इक्वल होंगी। अब बात आती है कि बैक्टीरिया के केस में ग्रोथ क्या है। तो किसी भी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के केस में ग्रोथ का मतलब होता है कि ड्राई वेट में भी इंक्रीज होना और नंबर ऑफ सेल्स में भी इंक्रीज होना। वेट में भी उनका इंक्रीमेंट देखने को मिलना और दूसरा नंबर ऑफ सेल्स में भी इंक्रीमेंट देखने को मिलना। अच्छा, हम बोल रहे हैं कि बैक्टीरिया की सेल जो है वो डिवाइड हो रही है तो कौन से मेथड से डिवाइड हो रही है। तो देखो जैसे सपोज कि ये एक कोई बैक्टीरियल स्पीसीज है तो ये अपनी जैसी दो डॉटर सेल्स को ओरिजिनेट करेगी। तो इट मीन्स इस फिजन को हम बोलते हैं कि यहाँ पर क्या हुआ है, बाइनरी फिजन हुआ है, जिसमें एक सेल से, एक मदर सेल से दो डॉटर सेल बनी है। अब ये जो दो डॉटर सेल हैं ये आगे फर्दर दो में डिवाइड होंगी। इस तरीके से बैक्टीरिया का मल्टीप्लिकेशन होता है। अब देखो इस वाली जो पर्टिकुलर मदर सेल है उससे ये दो सेल्स का फॉर्मेशन हुआ है, तो इसमें इस सेल से लेकर नेक्स्ट जो जनरेशन बनने तक का जो टाइम है उसे हम बोलते हैं जनरेशन टाइम, राइट। अब जो पर्टिकुलरली बैक्टीरियल ग्रोथ कर्व की अगर हम डिटेल में बात करें तो बेसिकली इसके अंदर चार मेन फेजेस होती हैं। पहली लेग फेज, दूसरी लॉग फेज, थर्ड स्टेशनरी फेज एंड फोर्थ डेथ फेज। सबसे पहले हम बात करें लेग फेज की, तो लेग फेज जो है वो बेसिकली एक्टिव फेज के रूप में कंसिडर की जाती है, लेकिन यहाँ पर कोई डिवीजन नहीं होता। ये आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्या लेग फेज में भी डिवीजन होता है? नहीं, ये पर्टिकुलर ऐसी फेज है जहाँ पर एक बैक्टीरिया की सेल है वो मैच्योरिटी के लिए अपने आप को प्रिपेयर कर रही होती है, लेकिन डिवाइड होने के लिए अभी तक मैच्योर नहीं हुई है। इस कंडीशंस के अंदर बैक्टीरिया जो है वो अपने आप को ग्रोथ कंडीशंस के अकॉर्डिंग ढाल रहा होता है, वो प्रिपरेशन कर रहा होता है मल्टीप्लाई करने की, लेकिन यहाँ पर डिवीज़न नहीं होता है इस पर्टिकुलर लेग फेज के अंदर। यहाँ पर कोई भी नंबर ऑफ सेल्स में इंक्रीमेंट नहीं देखने को मिलता, लेकिन हाँ सेल की साइज़ ज़रूर इंक्रीज हो जाती है इसमें, जैसे सेल अपने आरएनए, एंजाइम्स और अदर मॉलिक्यूल्स जो कि उसको डिवीज़न के लिए चाहिए उनको सिंथेसाइज कर रही होती है। नेक्स्ट आता है लॉग फेज या एक्सपोनेंशियल फेज, जिसमें कि सबसे ज़्यादा ग्रोथ देखने को मिलती है। यहाँ पर एक्सपोनेंशियल रेट यानी कि बहुत रैपिड तरीके से सेल्स जो है उनका मल्टीप्लिकेशन होता है और नंबर ऑफ सेल्स जो है वो इंक्रीज होती हैं। और पर्टिकुलरली एक जो बैक्टीरियल सेल है वहाँ से उसके पर्टिकुलर डिवीज़न से लेकर वो जो नेक्स्ट आगे का डिवीज़न होता है उन दोनों के बीच की जो टाइम पीरियड है उसको बोलते हैं जनरेशन टाइम, या फिर इसे ही कहते हैं डबलिंग टाइम। ये पर्टिकुलर इसके बाद हमारी थर्ड स्टेज आती है विच इज़ स्टेशनरी फेज। स्टेशनरी फेज में आपको यही एक क्वेश्चन ध्यान रखना है कि क्वेश्चन पूछा जाता है कौन सी ऐसी फेज है जिसमें ग्रोथ रेट जो है वो डेथ रेट के इक्वल होती है, क्योंकि यहाँ पर बेसिकली स्टेशनरी फेज ऐसी फेज है जहाँ पर सेल की पॉपुलेशन ना तो इंक्रीज होती है और ना ही डिक्रीज होती है, क्योंकि जो बनने वाली सेल्स हैं उतनी ही खत्म हो जाती हैं, तो इक्वल रहती हैं चीज़ें। ग्रोथ रेट जो है वो डेथ रेट के इक्वल होती है।
जो मैक्सिमम वाइबल काउंट है वो सबसे ज़्यादा उनकी मैक्सिमम वैल्यू इस फेज़ के अंदर, स्टेशनरी फेज़ के अंदर आपको देखने को मिलती है। लेकिन अब यहाँ पर ग्रोथ कंटिन्यू नहीं हो पाती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो न्यूट्रिएंट मीडिया आपने बैक्टीरिया को दिया था, अब वहाँ पर टॉक्सिक मेटाबोलाइट्स का प्रोडक्शन होना स्टार्ट हो गया है। तो उस वजह से यहाँ पर जो डेथ रेट है वो भी इक्वल हो गई है। जो पर्टिकुलर उनके लिए न्यूट्रिएंट्स थे वो डिप्लेट होने लगे हैं, कम होने लगे हैं। इसीलिए यहाँ पर स्टेशनरी फेज़ के अंदर जो ग्रोथ है वो कांस्टेंट हो जाती है। नेक्स्ट आती है डेथ फेज या डिक्लाइन फेज, जहाँ पर ज़्यादा सेल्स डाई होने लग जाती हैं, जितनी लिविंग बन रही हैं उतनी। तो पर्टिकुलरली हम बोल सकते हैं कि डेथ फेज के अंदर नंबर ऑफ सेल्स जो है वो बहुत कम हो जाती हैं। क्यों हो जाती हैं? क्योंकि अब और भी बहुत ज़्यादा मात्रा में टॉक्सिक मेटाबोलाइट्स का प्रोडक्शन होने लगा है और न्यूट्रिएंट जो है वो बैक्टीरिया के लिए ख़त्म होने लगा है। यहाँ पर आपको ध्यान देने वाली बात यह है कि जो डेथ फेज होती है वहाँ पर ऑटोलाइसिस की प्रोसेस होती है। ऑटोलाइसिस का मतलब हो गया कि यहाँ पर सेल बर्स्टिंग हो रही है। तो यहाँ पर टोटल सेल काउंट जो है वो वाइबल काउंट के समान ही होगा। फिर हमारी एक बात आती है डाईऑक्सी ग्रोथ कर्व की। बेसिकली देखो, डाईऑक्सी ग्रोथ कर्व क्या होता है। यहाँ पर नॉर्मल ग्रोथ कर्व के कंपैरिजन में एक स्टेशनरी फेज आती है, वो बहुत शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए आती है। फिर एक बार ग्रोथ फिर से इंक्रीज होती है log 2 फेज में, देन स्टेशनरी फेज आके डेथ फेज आती है। ऐसा क्यों होता है? अगर आपने जो बैक्टीरिया को न्यूट्रिएंट मीडियम प्रोवाइड किया है वहाँ पर अगर एक से ज़्यादा कार्बन सोर्सेज हैं, यानी कि अगर 2 कार्बन सोर्सेज हैं, 2 शुगर के ग्रुप्स हैं, तब ऐसी कंडीशन देखने को मिलती है। क्योंकि अगर पर्टिकुलर एनवायरनमेंट के अंदर या जो न्यूट्रिएंट मीडियम प्रोवाइड किया गया है बैक्टीरिया को, वहाँ पर सबसे पहले तो बैक्टीरिया जो है वो ग्लूकोज को पर्टिकुलरली फीड करता है। उसके बाद में अगर वहाँ पर कुछ और सुक्रोज, फ्रक्टोज, लैक्टोज, माल्टोज, इनमें से कोई और कार्बन का सोर्स अवेलेबल है तो वो एक टाइम के बाद उस पर्टिकुलर कार्बन सोर्स को यूज़ करने लग जाता है। इसीलिए ये log 2 फेज आती है, यानी कि एक बार फिर से उसको खाना मिलने लग जाता है तो वो वापस से ग्रोथ करता है, वापस से मल्टीप्लिकेशन करता है, और इसे ही हम कहते हैं डाईऑक्सी ग्रोथ कर्व। यानी कि यहाँ पर लेग फेज होके, लॉग फेज होके, स्टेशनरी फेज के बाद में डेथ फेज नहीं आती है। एक बार फिर से उसकी ग्रोथ जो है वो इंक्रीमेंट उसमें देखने को मिलता है। उसके बाद स्टेशनरी 2, यानी कि हम कह सकते हैं कि यहाँ पर एक शॉर्ट स्टेशनरी फेज जो है वो देखने को मिलती है। तो देर आर 2 log and 2 स्टेशनरी फेजेज आर देयर इन द डाईऑक्सी ग्रोथ कर्व। और जो पर्टिकुलरली बैक्टीरिया का ग्रोथ तो मीडियम होता है, वहाँ पर 2 कार्बन के सोर्सेज प्रेजेंट होते हैं, यानी कि 2 शुगर के ग्रुप्स प्रेजेंट होते हैं, जैसे ग्लूकोज, फ्रक्टोज, सुक्रोज, इनमें से कोई कुछ भी हो सकता है। सबसे पहले जो बैक्टीरिया है वो एक कार्बन सोर्स को यूज़ करता है, जैसे सबसे पहले मोस्टली ग्लूकोज को यूज़ करता है, और उसके बाद में अगर वहाँ पर अदर कार्बन के सोर्सेज हैं जैसे लैक्टोज, माल्टोज, तो उनको, लेकिन दोनों ही कार्बन सोर्सेज को एक साथ एक समय पर इस्तेमाल नहीं करता। इसे डिफरेंशियल ग्रोथ कर्व, जो डाईऑक्सी ग्रोथ कर्व है उसे डिफरेंशियल ग्रोथ कर्व के नाम से भी जाना जाता है। अब यहाँ पर आप एक फॉर्मूला ध्यान रख सकते हैं जो कि है टोटल पॉपुलेशन फ्रॉम ए सिंगल सेल, कि एक पर्टिकुलर सेल से कितनी सेल्स जो है वो ओरिजिनेट हुई हैं। तो उसका फॉर्मूला होता है 2 की पावर n, जहाँ पर n जो है वो नंबर ऑफ जनरेशन को रिप्रेजेंट करता है। और नंबर ऑफ जनरेशन को हम कैसे निकाल सकते हैं कि टोटल टाइम पीरियड कितना लगा और जो पर्टिकुलर जनरेशन टाइम है वो कितना है। एक एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। एक क्वेश्चन दिया गया है कि नंबर ऑफ सेल्स को काउंट करो जब 2 घंटे का टाइम दिया गया है और जनरेशन टाइम 20 मिनट्स है। तो हमें पता है कि हम पर्टिकुलर नंबर ऑफ सेल्स को निकालते हैं 2 की पावर n, जहाँ पर n जो है वो नंबर ऑफ जनरेशन है। नंबर ऑफ जनरेशन को निकालने के लिए हमें टोटल पीरियड की रिक्वायरमेंट होगी जो कि 2 आवर्स है, और जनरेशन टाइम की रिक्वायरमेंट होगी जो कि 20 मिनट्स है। अब 2 आवर्स का मतलब हो गया 120 मिनट, क्योंकि यूनिट्स हमें सेम लेनी होती हैं, और ग्रोथ टाइम का मतलब हो गया 20 मिनट्स। इट मीन्स कि यहाँ पर जो टोटल टाइम लगा है, जो टोटल नंबर ऑफ सेल्स आई हैं वो क्या होंगी, 6। तो नंबर ऑफ सेल्स क्या हो जाएंगी, 2 की पावर n इज इक्वल टू 2 की पावर 6, इट मीन्स 64।